अच्छा मेरी आवाज़ तुम लोग ठीक से आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? अगर सबके सब सारे एक्नॉलेज कर दें, किसी को नज़र नहीं आ रही तो बता दें। ठीक है, इसका मतलब मैं समझूँ क्लियर है सब। अच्छा हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था वेव्स, उसमें अभी तक जितने जो कंटेंट्स हम लोग कर चुके हैं उसका एक हम लोग रिकैप करते हैं और फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक किस तरह से लिंक कर रहा है प्रीवियस टॉपिक से। हमने बात की थी किस चीज़ की, वेव्स की। वेव्स को डिफ़ाइन किया, वेव्स को डिस्क्राइब किया, देन वेव्स की जो डिफरेंट जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टाइम पीरियड, ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। फिर फेज़ डिफरेंस एक नई चीज़ थी तुम लोगों के लिए, तो हम लोगों ने फेज़ डिफरेंस भी जो है उसकी बात की। और फेज़ डिफरेंस फाइंड करना, कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, वो हम लोगों ने इसको डील किया है। एंड फाइनली फिर हम लोग कल बात की स्पीड का फार्मूला यूज़ किया कि स्पीड जो वेव्स की होती है दैट वो इट्स ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। इसको मैंने कल इस्तेमाल किया था, ठीक है। अच्छा आज हम लोग एक काम ये कर रहे हैं कि हमारे पास वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी हमारे पास कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव हैं, ठीक है। तो जो तुम लोग का सिलेबस का ऑब्जेक्टिव है ये कहता है कि अ स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द वेव्स प्रोड्यूस इन द साउंड वेव्स, एंड सेकंड जो होता है कि हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस इन अ रोप, और या फिर रिपल टैंक में जो वेव्स बनती हैं, इन सब को डिस्क्राइब करना आना चाहिए, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो आज हम लोग वही काम कर रहे हैं कि इन सारी वेव्स कैसे फॉर्म करती हैं, इनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज का पहला पार्ट यही वाला है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग किस चीज़ से, साउंड वेव से। और तुम लोग पता है कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अच्छा क्या मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का? Energy transfer is parallel to wave motion. एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ पैरेलल टू वेव मोशन, एग्जैक्टली बिल्कुल ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा तुम लोग पता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास ये होता है कि इसने कहा कि एनर्जी पैरेलल टू, नहीं थोड़ी सी गलती है इस डेफिनेशन में। क्या गलती है इसमें, कोई बताएगा? इसमें कह रहा है कि एनर्जी ट्रांसफ़र इज ना, ये नहीं है, उसने ठीक कहा है, पैरेलल वाली बात ठीक है, नहीं हॉरिजॉन्टल से ही कह रहा है। अब्दुल्ला इशफाक ने कहा है कि वेव मोशन इज पैरेलल टू एनर्जी ट्रांसफ़र। क्या गलती है इसमें? एक मिनट इसको ठीक करूँ। ये इसकी स्टेटमेंट है। इसमें गलती ये है कि दोनों एक ही चीज़ हैं। यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है किस चीज़ को, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये बात समझ आई, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है या वेव मोशन जो होती है इज़ पैरेलल टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यानी अगर पार्टिकल्स इस केस के अंदर हमारे पास क्या कर रहे हैं कि टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, ठीक है। कभी पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हो जाते हैं एंड देन सब इंस्टेंट में क्या होता है वो एक दूसरे से फार अवे हो जाते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट और वेव एनर्जी भी ट्रांसफ़र किस डायरेक्शन में हो रही है, पॉसिबली अगर मेरे पास ये इन ट्यूरिंग फोक एग्जांपल है तो इस केस के अंदर एनर्जी मूव कर रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। और पार्टिकल्स की मूवमेंट भी चेक करो, ये पार्टिकल की मूवमेंट है। जो एयर पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे हैं किस तरह से, टू एंड फ्रो मूवमेंट है इसकी। टू एंड फ्रो का मतलब ये है कि इसमें अगर मैं किसी भी पार्टिकल को एट अ टाइम कंसिडर करूं, ठीक है, मैं अगर इस पार्टिकल को देखता हूं, किसी भी एक पार्टिकल को लेता हूं, ये वाला पार्टिकल, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूं ताकि तुम लोगों को पार्टिकल्स अच्छे से नजर आ जाए। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि हमारे पास अगर तुम चेक करो तो ये जो पार्टिकल्स हैं डिफरेंट पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, राइट। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है।
तो ये पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा और फिर वापस इसी जगह पर आएगा। एग्जैक्टली ये वही पैटर्न है जो पैटर्न किसके अंदर था हमारे पास, दूसरी वेव्स को जो हमने डिस्कस किया था, ये वही वाला पैटर्न बन रहा है। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होती है वो, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि एयर सेल है, जब एयर सेल होगी तो पार्टिकल्स एक ख़ास पैटर्न से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इनकी मेन रेफरेंस पोजीशन है, क्या इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तब ये पार्टिकल क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक वापस इधर जाएंगे और वापस अपनी जगह पर आएंगे। तो दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स की मूवमेंट है, ठीक है। तो होता ये है कि साउंड के केस के अंदर इस वक्त हमारे पास एक सोर्स है जो कि ट्यूनिंग फोर्क है। ट्यूनिंग फोर्क से मैंने क्या किया कि साउंड को प्रोड्यूस करवाया है, और साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो साउंड क्या कर रही है, अपने एडजेसेंट जो एयर पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेट कर रही है। जब इस फोर्क के अंदर वाइब्रेशन हो रही है तो ये फोर्क क्या कर रहा है, फोर्क अपने मेन रेफरेंस पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। इस मूवमेंट में क्या करता है, ये एडजेसेंट जो एयर पार्टिकल है, ये इसके बिल्कुल साथ वाला पार्टिकल है, इसको हिट करता है। ये पार्टिकल क्या करता है, ये जाके हिट करता है नेक्स्ट वाले को, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट को करता है, लेकिन ये हिट करने के बाद एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है और जाने के बाद फिर वापस मूव कर जाता है। एग्जैक्टली इस एयर पार्टिकल का पैटर्न वही है जो इस ट्यूनिंग फोर्क का है, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क भी ये कर रहा है ना कि यहाँ से इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इधर से मूव किया, वापस इधर आया और वापस इस साइड पे आ गया। तब इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कि एयर पार्टिकल्स कुछ सर्टेन पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पे वो काफ़ी एक दूसरे से दूर हैं, ये वाला जो एरिया, ठीक है। कुछ एरिया में दूर है और कुछ में काफ़ी क्लोज है, जैसे ये वाला एरिया है। तो जिस पॉइंट पे एयर पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, these areas called compressions, और जहाँ पे वो far away है that is called rarefaction। तो मेरा तुम लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्क्राइब करना तो मैं भी तुम्हें बता देता हूँ कि डिस्क्राइब किस तरह से होती है कि द ट्रांसफ़र ऑफ साउंड एनर्जी किस फॉर्म में होती है, लिख लो इसमें। when tuning fork vibrates, it transfer energy from one layer to the next layer, until it reaches to the eardrum of the ear, until it reaches to the eardrum of the ear। अच्छा, इसमें तुम लोगों ने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और बता दूँ कि इसमें भी जो आपका कंप्रेशन है और रेयरफैक्शन है, उनका वही स्टेटस है जो हम बात करते हैं किस चीज़ की, क्रस्ट एंड ट्रफ की। जो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती हैं उसमें आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक आपका क्रस्ट होता है और एक आपके पास क्या होता है, ट्रफ होता है। इस केस में क्रस्ट एंड ट्रफ नहीं है बल्कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन है। अच्छा, कंप्रेशन कौन सा रीजन होता है, जहाँ पे प्रेशर हाई होता है या लो होता है? हाई होता है, ठीक है, क्योंकि एक तरह का प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है ना, प्रेशर बन रहा है, एयर में प्रेशर आ रहा है, तो वो रीजन जहाँ पे हाईएस्ट प्रेशर होता है पार्टिकल्स का, यानी वो उसको हम लोग कंप्रेशंस कहते हैं, और जहाँ पे प्रेशर लोएस्ट होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, रेयरफैक्शन होता है। जैसे क्रेस्ट होता है और हमारे पास दूसरी क्या चीज़ होती है, ट्रफ। तो ये इस तरह से जो आपका जब मूवमेंट होती है साउंड की, तो ये डिफरेंट रीजन प्रोड्यूस करती है ये, ठीक है। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, एम्पलीट्यूड का आ सकता है। तो मुझे बताओ कि इसमें एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे अगर हमारे पास साउंड वेव्स हैं, तो साउंड वेव का एम्पलीट्यूड किस तरह से फाइंड होगा? एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन का। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। वो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो एम्पलीट्यूड नहीं बनेगा, वो वेवलेंथ बनेगी। चलो ये भी कवर कर लेते हैं। मरियम ने कहा है कि एक कंप्रेशन का जो पीक है, जैसे ये वाला मैंने यहाँ क्रॉस मार लिया, और दूसरा कंप्रेशन कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, सपोज यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान की लेंथ को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? वेवलेंथ। लेकिन एम्पलीट्यूड कैसे मिलेगा? ये नीचे तुम लोग एरो देख रहे हो, ये वाले एरोस,
तो सपोज ये किसी पार्टिकल की मेन रेफरेंस पोजीशन थी, अगर ये पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ तक आके यहाँ से टर्न करेगा ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये एम्पलीट्यूड होगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? एक कंप्रेशन से दूसरी कंप्रेशन की जो लेंथ है वो वेव लेंथ होगी, लेकिन किसी भी एक पार्टिकल की रेंज होगी ना, वो कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा और वापस मूव करेगा। तो हमें ये नीचे वाले एरोस देख के पता चलेगा कि इसकी मेन पोजीशन कौन सी थी। बिल्कुल, ये देख के पता चलेगा। ये देखो, ये वाला, ये इसकी मेन रेफरेंस पोजीशन थी एक पार्टिकल की। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है, सही है, फिर वापस आएगा, फिर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, और फिर वापस आएगा जहाँ तक एक जा रहा है। बिल्कुल, ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी ये जो इसकी मैक्सिमम, देखो मेरी बात सुनो, इस वक्त एयर पार्टिकल भी लाइक एनी अदर वेव पार्टिकल की तरह जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इनकी वाइब्रेशन अप एंड डाउन नहीं है बल्कि टू एंड फ्रो है। तो सपोज जिस वक्त बिल्कुल किसी भी किस्म की साउंड नहीं आ रही होती है, ये पार्टिकल्स की अपनी एयर पार्टिकल्स तुम्हें पता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। जब ये साउंड का प्रेशर होगा ना, साउंड भी इज़ अ काइंड ऑफ प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है एयर के अंदर, तो इस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि मैं रेड यूज़ करता हूँ पेन ताकि तुम लोगों को अच्छा समझ में आ जाए। तो ये वाला जो पार्टिकल होगा, जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी, पहले ये पार्टिकल इस एक्सट्रीम पे जाएगा, हर पार्टिकल की एक्सट्रीम है, वापस यहाँ पे आएगा और वापस इधर जाएगा। ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ हमारे पास क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, यानी कितनी दूर तक वाइब्रेट करेगा। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, इस फोर्क की मूवमेंट के ऊपर। जितना ये फोर्क वाइब्रेट करेगा उतने ही एयर पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो जितनी वाइब्रेशन फोर्क में होगी उतनी वाइब्रेशन किस में होगी, पार्टिकल्स की होंगी। एग्जैक्टली ये सेम कॉन्सेप्ट है जो तुम लोगों ने किस में कवर किया था, रोप्स के केस में। जब हम किसी रोप को अप एंड डाउन मूव करते हैं तो जो मूवमेंट आपके हैंड की होती है, ठीक है, वही मूवमेंट क्या होती है, रोप के पार्टिकल्स की भी होती है। एग्जैक्टली जो सोर्स जितनी वाइब्रेट करेगी उतने ही पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करेंगे साउंड के केस के अंदर। इज इट क्लियर? सबको ये चीज़ क्लियर है? नहीं क्लियर? मेरा काम तुम्हें यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाना है, बाकी चीज़ें तुम लोग जब लिखना शुरू करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास सीक्वेंस बनता है किस चीज़ का, कंप्रेशन का एंड रेयर फ्रैक्शन का। उसमें ट्रांसफर वेव के केस में सीक्वेंस बनता था किसका, क्रस्ट का और ट्रफ का, ठीक है। इसमें सीक्वेंस बनता है किस चीज़ का, कंप्रेशंस का एंड रेयर फ्रैक्शंस का, राइट। और इस कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन से क्या होता है कि आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है मेन सोर्स से लेके एयर तक, जो कि एयर ड्रम तक जाती है, और इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं टू एंड फ्रो मूव करते हैं। तो मैंने जो पहले चीज़ डिस्कस की कि साउंड वेव किस तरह से एयर में मूव करती है। अच्छा, सेकंड जो तुम लोगों के सिलेबस में कि वेव इन रोप्स। अब वेव इन रोप्स जो है इसकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है? ट्रांसवर्स है, ठीक है। ट्रांसवर्स क्यों है कि अगर डिपेंड करता है कि मैं रोप को कैसे मूव कर रहा हूँ। अगर मैं रोप को अप एंड डाउन मूव कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि जो रोप के पार्टिकल्स होंगे, रोप के पार्टिकल्स की मूवमेंट अप एंड डाउन होगी, ऐसी ही होगी ना। एनर्जी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट की तरफ मूव कर रही है, और पार्टिकल हमेशा इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है या नहीं है, आधे परपेंडिकुलर। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। बल्कि अगर कोई मुझे बता दे तो ज़्यादा अच्छा है कि हाउ वी कैन डिफाइन अ ट्रांसवर्स वेव। Movement of particles is perpendicular to energy transfer. ज़बरदस्त। Movement of the particle is perpendicular to the energy transfer या perpendicular to the wave motion, जो मर्जी लिखना चाहो, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को ये भी डिस्क्राइब करना आना चाहिए, इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे होगी कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग किसी भी रोप के वन एंड पे व्हेन विल ओरिजिनेट दी ऑसिलेशंस, व्हेन, ठीक है, ऑसिलेट करेंगे, मूव अप एंड डाउन करेंगे, तो जो एडजेसेंट रोप के पार्टिकल्स होंगे दे विल गेट द एनर्जी फ्रॉम द सोर्स एंड दे विल स्टार्ट मूविंग अप एंड डाउन,
और उसमें क्या करेंगे, दे विल ट्रांसफर द एनर्जी टू द नेक्स्ट पार्टिकल, एंड दैट इज हाउ द एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर until reaches to the end of the rope. ठीक है, तो इसको लिखना चाहो तो लिख लो, मैं इससे शॉर्ट लिखवाता हूँ, इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है कि लिखोगे तो एनर्जी प्रोड्यूसेस एट वन एंड ऑफ द रोप will be transferred to the first particle setting it into vibrations. सर मेरे ट्रांसफर से बोले। मैं दोबारा लिखवाता हूँ कि द एनर्जी, बल्कि मैंने क्या कहा था, कहाँ स्टार्ट हुआ था, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन वन एंड ऑफ द रोप विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द फर्स्ट पार्टिकल and setting it into vibration setting it into vibration and transfer to the subsequent particles and transfer to the subsequent particles in the rope until it reaches to the other end of the rope. ओके जी, लास्ट जो तुम लोगों के सिलेबस में है कि यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब कि वाटर वेव में किस तरह से फॉर्म होती है, राइट। तो वाटर वेव के केस में क्या होगा कि इस केस में रोप के पार्टिकल्स हैं, वाटर के केस में क्या हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। बाकी सेम प्रोसेस है, अगर तुम लोग लिखना चाहो तो इसमें लिख लेते हो, सामने लिखा हुआ है कि द एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग वाटर मॉलिक्यूल, इसने ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसी को एज इट इज कॉपी कर लो। The energy of the vibrating water molecule is transferred to subsequent molecules along the surface of water causing these molecules further from the vibrating source to be set into the up and down motion. Up and down ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ मैं तुम लोगों का थोड़ा सा एक क्वेश्चन, काफ़ी एमसीक्यूज़ मैंने देखे कि तुम लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो। एक बड़ा कॉमन एमसीक्यूज़ आता है जिसमें स्टूडेंट्स इसी टॉपिक से लिंक एमसीक्यूज़ हैं। एक एग्जांपल करते हैं बीच में। अच्छा, मेरे पास एक वेव एग्जाम में बनी हुई आती है और वेव की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट है, ठीक है। और वो तुमसे पूछते हैं कि एक पॉइंट है डी या पॉइंट ए कह देते हैं इसे, अगर ये वेव राइट की तरफ मूव कर रही है तो मुझे बताओ, सजेस्ट करो कि ये पॉइंट ए जो है ये अप मूव कर रहा होगा या डाउन मूव कर रहा होगा। नेक्स्ट इंस्टेंट में अब जाएगा। अगर अच्छा, मुझे बताते हो, नाम लिखवाते हो। अब्दुल अशफाक ने कहा अप, असद भी अब कह रहे हैं। कोई ऐसा बंदा जो कि आप ना कह रहे हो, ठीक है, गुड।
अब मैं एक काम करने वाला हूँ, मुझे बताओ कि थोड़ी सी देर के बाद ये वाला पार्टिकल टॉप पे चला जाएगा ना? जाएगा नहीं जाएगा? अब ये पार्टिकल, इसको मैंने ड्रॉ किया, तो ये पार्टिकल की नेक्स्ट पोजीशन यहां पे या ऊपर है? ये था ना पार्टिकल। थोड़ी सी देर में पार्टिकल आगे को मूव कर जाएगा, वेव आगे मूव कर जाएगी ना, यहां चली जाएगी वेव, जाएगी नहीं जाएगी? तो ये पार्टिकल डाउन आ गया या ऊपर चला गया? तो तुम सब लोगों के आंसर गलत है। अगर वेव राइट की तरफ मूव कर रही है, आपकी बात नहीं समझ आई। मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन तो समझ में आया नहीं आया तुम लोगों को? सर वो आ गया, ये जो आपने ऊपर जाने वाली बात की है नहीं समझी। देखो, क्योंकि वेव राइट की तरफ मूव करी है, गौर से देखो इसको। जो नेक्स्ट इंस्टेंट होगा, उस नेक्स्ट इंस्टेंट में ये वाला पार्टिकल है, ये तो कंफर्म ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? जब ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इस वेव को थोड़ा सा आगे, अगले इंस्टेंट में इस वेव को मैं आगे ड्रॉ करूंगा। ये इसका नेक्स्ट सीन है, थोड़ी सी देर के बाद का। ऐसे होगी या नहीं होगी? तो इस हिसाब से ये पार्टिकल कहाँ पे चला गया, ऊपर गया या नीचे चला गया? नीचे जाएगा ना। अगर ये ऊपर को जाएगा, इसको नीचे आना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, ये वैसे याद करना आसान नहीं होता कि जब हम लोग किसी वेव को ड्रॉ करते हैं ना, उसकी अगर डायरेक्शन इस तरह से होती है, तो इसके पीक्स में मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा और एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। गौर से देखो इसको। तो अगर वेव राइट को मूव कर रही है, तो इस पॉइंट से जितने भी इस साइड वाले पार्टिकल्स हैं, उनकी मूवमेंट डाउनवर्ड होगी। क्या होगी? और इस पॉइंट से ऊपर वाले पार्टिकल, अनलेस कहाँ तक, सॉरी, मीन पोजीशन तक, ये डाउनवर्ड मूव कर रहे होंगे और ये वाले क्या मूव कर रहे होंगे? अपवर्ड। ये वाले क्या कर रहे होंगे? डाउनवर्ड। ये वाले क्या कर रहे होंगे? अपवर्ड। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया तुम लोगों को? अगर ये क्वेश्चन आता है, चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। अगर वेव लेफ्ट की साइड मूव कर रही है, तो ये वाला जो पार्टिकल है अप मूव कर रहा होगा या डाउन? सर अगर वेव आगे की मतलब राइट की तरफ जा रही है, तो उसके पहले वो पार्टिकल्स ऊपर नहीं जाएंगे और फिर उसके साथ नीचे डिसेंड करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, पार्टिकल्स तो एक लाइन में मूव करते हैं, तो मानते हो ना तुम लोग? कितनी बार बता चुका हूँ ये चीज़? यस सर। ठीक है। अगर मैं डॉटेड में ड्रॉ करता हूँ ना, इसको डॉटेड का मतलब थोड़ी देर बाद जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी, वो मैं कैसे करता हूँ? ऐसे होगा ना। तो यानी इनका ये वाला पार्टिकल इस लाइन में मूव कर सकता है सिर्फ, और कहीं नहीं मूव कर सकता। इस लाइन में पार्टिकल मूव कर सकता है। तो इस पार्टिकल की नई वाली पोजीशन कहाँ पे? यहाँ पे आ गई है, ऊपर चली गई है? एनर्जी तो आगे चली गई है ना। देखो, ये वाला ऊपर मूव कर रहा है, तो ये नीचे को मूव करेगा ना। देखो मेरी बात सुनो, पार्टिकल्स का सीक्वेंस जो है वो, अब मुझे वेव अच्छी से ड्रॉ नहीं हो रही ना, इसलिए तुम लोग समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा मैं अच्छा ड्रॉ करने की कोशिश कर। नेक्स्ट इंस्टेंट में ऐसा होगा ही नहीं होगा अगर राइट को मूव कर रही है। यहां तक समझ में आया नहीं आया? अब देखो, पार्टिकल्स की मूवमेंट सिर्फ एक लाइन के अंदर होती है। किसमें होती है? एक लाइन के मूव होती है। ये लाइन पे, इस लाइन में मूव करते हैं ना। तो ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये अब इधर नहीं आ गया क्या? मैं लेफ्ट वाला ऊपर करेंगे, बताता हूँ उसका। बताओ, समझ में आया नहीं आया ये चीज़? आ गई है सर। आ गई है ना। अब मैं इस पे करता हूँ, ये जो राइट वाला मूव कर रहा है। अच्छा, राइट वाले मूव करने के लिए मुझे वेव को पहले कैसे ड्रॉ करना है? ऐसे होगी ना ड्रॉ, ऐसे होगी ड्रॉ। अब मैं लाइन खींचूंगा इस पे, ठीक है, और मैं अब इस पॉइंट पे लाइन खींचूंगा, तो ये पॉइंट अप मूव कर रहे हैं डाउन? अप कर रहे हैं। ये रेड वाली पीछे वाली लाइन है, डाउन कर रहा है।
ये यकीन मानो इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, जब तक ये टेक्निक नहीं आएगी तुम लोग इसका आंसर नहीं कर सकते हो। कभी भी इसमें गेस मत करोगे अप या डाउन, क्योंकि तुम देख नहीं सकते हो, वेव उस वक्त बनी हुई नहीं होती। एग्जाम क्वेश्चन में वेव ड्रॉ नहीं होती है। तो टेक्निक मैं दोबारा सिखाऊंगा। इसकी टेक्निक ये होती है कि एग्ज़ाम में इस तरह से पॉइंट्स दिए होते हैं, यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, और वो तुमसे कहते हैं कि वेव लेफ़्ट या राइट मूव कर रही है। तो पूछेंगे ये जो पॉइंट सी है इसकी डायरेक्शन अप है या डाउन है। तो तुम लोगों ने क्या करना है, पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है इक्विलिब्रियम की। उसको अगर राइट मूव कर रहा है तो तुमने एक और वेव प्लॉट करना है, इसके साथ वेव बनानी है यूँ करके, ठीक है। और उसके बाद तुमने एक सीधी सी लाइन खींचनी है इस पॉइंट से। तो ये वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट अप जा रहा है डाउन जा रहा है, अप या डाउन? डाउन। रेड ओरिजिनल अप जा रहा है। ये बस मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगा, तुम लोगों को तभी ठीक से समझ में आएंगे, लेकिन ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना इस चीज़ की। तो ये वेव के पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते हैं। तुमने हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई वेव मोशन हो रही होती है तो पार्टिकल्स की अपनी अपनी डायरेक्शंस होती है, कोई ऊपर जा रहा होता है, कोई नीचे जा रहा होता है। रोप को अगर विजुलाइज करो तुम लोग, तो रोप में ऐसे ही हो रहा होता है ना, कुछ पॉइंट्स ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे। तो फिर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी की डायरेक्शन कौन सी है। तो एनर्जी की डायरेक्शन के हिसाब से तुमने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं या फिर बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। तो ये जो रोप के अंदर वेव फॉर्म होती है उससे लिंक एक परसेंटाइल MCQ है, जिसको मैं, अगर तुम लोग मुझसे कहते हैं तो मैं एक और बार इसकी टेक्निक समझा दूँ तुम लोगों को, बिल्कुल क्लीन स्क्रीन को क्लियर करके। किसी ने समझना है? एक और बार समझाओ, आखिरी बार। एनीवन? समझ में आ गया ना सबको? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन जो आता है उसमें एक वेव बना होता है, सिर्फ एक साइकिल बनाया होता है उन लोगों ने, ठीक है। और उन्होंने कोई सी डायरेक्शन शो की होती है कि वेव की डायरेक्शन बताई होती है एरो से, वेव इस साइड पे मूव कर रही है, और उस पर उन्होंने कोई सा पार्टिकल जो है ना मार्क कर दिया होता है। जैसे मैं यहाँ पे दो पार्टिकल्स मार्क करता हूँ, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी एंड पार्टिकल सी। अच्छा, मैं पहला काम ये करूँगा, इसकी मेन रेफरेंस पोजीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लूँगा, ओह इसको, ये इसकी मेन रेफरेंस पोजीशन है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि अगर वेव राइट को मूव करी है तो मैंने इसके साथ ही डॉटेड में एक और वेव बनानी है। देखो ये ऊपर जाएगी ना, ये पीक इधर आ जाएगा, पीक। मैंने थोड़ी सी देर में बताया कि एनर्जी आगे चली गई है, राइट। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं क्या करता हूँ कि हर पॉइंट के ऊपर एक सीधी सीधी लाइन खींचता हूँ। अब इन लाइन को देख के मैं बताऊँ कि पॉइंट ए अप मूव कर रहा है, डाउन मूव कर रहा है। डाउन मूव कर रहा है, क्योंकि डाउन कर रहा है क्योंकि इसका डॉटेड पॉइंट नीचे आ गया है। बी के केस में अप मूव कर रहा है, डाउन, ये अप है। और सी क्या कर रहा है? ये भी अप कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? नहीं आ गई? आ जानी चाहिए अब तो, ठीक है। अगर ये मूव कर रही होती राइट, अगर ये मूव कर रही होती, यही वाली वेव अगर मूव कर रही होती टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फिर मैं क्या करता, दोबारा मैं रेड वाली डॉटेड बना रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे क्या करना था, इसको चेंज करना था यूं करके, ठीक है, सही है। अब इस केस में सारी मूवमेंट चेंज हो गई है। अब ए अप मूव कर रहे हैं, ए मूव कर रहा है। अब पहले क्या कर रहा था, डाउन, अब क्या कर रहे हैं, अप। बी पहले क्या कर रहा था, अप कर रहा था, अब क्या कर रहे हैं, डाउन। और सी पहले क्या कर रहा था, अप कर रहा था, अब सी क्या कर रहे हैं, अभी भी अप कर रहा है। वो मेरी डायग्राम का मसला है, चलो जो कर रहा है उसके हिसाब से तुमने इसका आंसर दे देना है, ठीक है। तो मैंने डायग्राम क्लियर नहीं बनाया था, इस वजह से मसला हो गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करना था, हाउ टू फाइंड दी
मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, अगर मूवमेंट इनकी डायरेक्शन हमारे पास गिवन हो तो पार्टिकल्स की मूवमेंट हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जब पास पेपर ये क्वेश्चन फर्दर प्रैक्टिस करोगे तो आहिस्ते से तुम लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा। मेरा काम तुम लोग इसकी टेक्निक सिखाना था और तुम लोग इसको आगे ना अप्लाई कर लोगे। आज का लास्ट टॉपिक छोटी सी चीज़ करते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से इसको कल मूव कर लेते हैं। कल हम लोग करेंगे इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड को आपस में रिलेट करेंगे। क्लास कितने बजे ख़त्म होगी, क्या टाइम है क्लास ख़त्म होने? 1:20 पे तो टाइम है ना हमारे पास, बिल्कुल। सर 1 पे हो जाएगा, 1 पे 2 ख़त्म, मिनट रहते हैं। 2 मिनट रहते हैं। चलो इंशाल्लाह कल हम लोग वेव को लिंक करेंगे इंटेंसिटी से। मैं तुम लोगों को टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इसकी रीडिंग करना चाहते हो तो पहले रीडिंग कर लो। जितनी भी वेव्स होती हैं, तुम्हें पता है कि वेव एनर्जी है या नहीं है? वेव क्योंकि एनर्जी होती है और हर एनर्जी की क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर पर सर यूनिट कल पढ़ेंगे ना? एरिया। चलो कल पढ़ेंगे, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। इसे पढ़ लेना कल अगर, चलो ठीक है, जाओ भागो। मेरी इसमें एक और क्लास आएगी इसी रूम में, तो तुम लोग निकल सकते हो, गायब हो जाओ। चलो तुम लोग की छुट्टी लाइव वाली, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।